नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो आप सब कैसे हैं? भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आप लगातार पढ़ते जा रहे होंगे। पूर्व की क्लासेज का आपने लगातार अध्ययन किया होगा, और जब आपने अध्ययन किया है तो अध्ययन में आपने ये पाया भी होगा कि हम जो ये श्रृंखला पढ़ रहे हैं, इस इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला में हम लगातार कुछ नए से नया करते हुए जा रहे हैं। लगातार हम नई श्रृंखलाएं, हम ऐसे नए नए चैप्टर्स को सीखते हुए जा रहे हैं जहां से वर्तमान में ज्यादातर क्वेश्चंस पूछते हुए जा रहे हैं। जो वर्तमान में ये क्वेश्चनों का ट्रेंड बदलता हुआ जा रहा है, एग्जामिनर हमें कहां कहां फंसाने की कोशिश करता है, उन सारे क्वेश्चनों की ओर हमारी नजर रहती है। ठीक, तो हम पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी में। सबसे पहले हमने भारत की झीलें पढ़ी है। भारत की झीलें पढ़ने के बाद हमने भारत में नदियां पढ़ी है। भारत में नदियां पढ़ने के बाद भैया हमने भारत में ऊर्जा संसाधन पढ़ा है। ऊर्जा संसाधन पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा है? भारत में खनिज पढ़ लिए हैं। और भारत में खनिज पढ़ने के बाद भैया, खनिज के बाद हमने भारत में कृषि पढ़ ली है। कृषि पढ़ने के बाद हमने टॉपिक शुरू कर दिया था भारत का भौतिक विभाजन। ये लेट मैंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इससे पहले जितने भी टॉपिक होंगे उन सारे टॉपिकों को समग्र रूप में मैं जोड़ के पढ़ाऊंगा। किसमें? भारत के भौतिक विभाजन में। तो भारत का भौतिक विभाजन मैंने चालू कर दिया, और भौतिक विभाजन को मैंने 6 भागों में बांटा है। आप देखिए, भौतिक विभाजन, ठीक। तो भारत के भौतिक विभाजन में हमने हिमालय पढ़ लिया था पिछली क्लास में। हिमालय की बहुत विस्तार से हम चर्चा कर चुके थे। और हिमालय के बाद दूसरे नंबर पर हमने भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार कह लीजिए या प्रायद्वीपीय भारत की बात कह लीजिए, दूसरे नंबर पर इसकी हमने विस्तार पूर्वक यहां से चर्चा कर ली थी। तो भारत के भौतिक विभाजन में आप याद कीजिए, आप अपने जो नोट्स यदि बना रहे हैं तो आप जाके देखेंगे हमने भारत के भौतिक विभाजन को 6 भागों में बांटा था। ठीक, जिसमें से पहले नंबर पर हम हिमालय पढ़ चुके, और दूसरे नंबर पर हम भारत में प्रायद्वीपीय पठार की बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। ठीक, आज हम जो तीसरे नंबर पर हमने लिखा था कि सतलज, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र के मैदान, आज इनकी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। ठीक, तो आप सभी ये हेडिंग डालते हैं। ठीक है, सभी आप क्या करें, जो भी मेरे साथी मुझे देख रहे हैं, कृपया करके नोट्स यदि बना रहे हो तो भैया नोट्स में क्या करें, आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं। यदि आप क्लासेस नहीं देख रहे हैं तो आप पिछली क्लासों को जरूर देखें। आपको यदि किसी भी तरह की कोई समस्या हो रही है, क्लास में आपको साफ नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करें, एक बार अपने फोन को हॉरिजॉन्टल मोड में रखें। इसकी क्वालिटी है वो थोड़ी सी बढ़ा ले अपग्रेड करने के बाद। ठीक है, और ईयरफोन अपने कानों में डाल के और फिर आराम से आप क्लास देखेंगे। ठीक है, और नोट्स यदि प्रॉपर बनाएंगे तो आपको सारी चीजें यहां से क्लियर होने वाली हैं। अब देखिए, तीसरे नंबर पर हम क्या चर्चा करने वाले हैं भैया, ये देख लेते हैं। ठीक, हम देखेंगे सतलज, गंगा, यमुना व ब्रह्मपुत्र के मैदान। इन मैदानों की हम चर्चा करते हैं। अब आखिर इनको समझिए, जब हम भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैंने आपको नदियां बहुत विस्तार से पढ़ाई हैं, और विस्तार से जब नदियां पढ़ाई हैं तो नदियों में मैंने आपको यह पढ़ाया है कि सिंधु नदी और सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सबको हमने सिंधु नदी तंत्र नाम दे दिया था। याद कीजिए, तो सिंधु नदी तंत्र हो गया। इसके अलावा गंगा नदी है और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उनको हमने गंगा रिवर सिस्टम या गंगा नदी तंत्र नाम दे दिया था। और ब्रह्मपुत्र नदी है जो दिहंग, दबंग, लोहित, मानस, तिस्ता, ये जितनी भी इसकी सहायक नदियां हैं इन सबको हमने एक समग्र रूप में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कह दिया था। इन नदियों के द्वारा या इनकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, ये जितनी भी सहायक नदियां हैं, ये सारी क्या करती हैं, अपने साथ कंकर, पत्थर, बजरी, रेत ऐसे अवक्षेप जब ला करके और जमाव कर देती हैं तो उनसे किसका मैदान निर्माण हो जाता है भैया? मैदानों का निर्माण हो जाता है। और ऐसे मैदानों को ही हम सतलज, गंगा, यमुना व ब्रह्मपुत्र के मैदानों के नाम से ही जानते हैं। ठीक, तो आज हम इस तीसरे भौतिक विभाजन की चर्चा करने वाले हैं। इसको भी मैं आपको बहुत विस्तार से पढ़ाने वाला हूं। देखिए, जब मैंने इसे बहुत ध्यान से बारीकी से इसका अध्ययन किया तो इसमें हमने क्या देखा
हम ये देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं, इसको भी मैं 5 भागों में बांट देता हूं, ठीक है। इसको भी मैं 5 भागों में बांट देता हूं। कौन कौन से हैं? पंजाब हरियाणा के मैदान में बांट देता हूं, दूसरे नंबर पर ऊपरी गंगा के मैदान, तीसरे नंबर पर मध्य गंगा के मैदान, चौथे नंबर पर देखूं तो निम्न गंगा के मैदान, और मैं यदि लास्ट में बात करता हूं 5वें नंबर पे तो ब्रह्मपुत्र के मैदान। ऐसे 5 भागों में इसे बांट के आपको पढ़ाता हूं। तो इन 5 भागों को ही हम लिखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है, पंजाब हरियाणा का मैदान। इसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप इसमें लिखते जाएंगे, स्मॉल ए के रूप में मैं लिख देता हूं पंजाब हरियाणा के मैदान, पंजाब हरियाणा के मैदान, ठीक। इसकी चर्चा करेंगे हम। दूसरे नंबर पर स्मॉल बी के रूप में आप लिखेंगे ऊपरी गंगा के मैदान, ऊपरी गंगा के मैदान। सी नंबर पर हम देखते हैं मध्य गंगा के मैदान, फोर्थ नंबर पे देखें या डी पे हम देखेंगे तो हम देखेंगे निम्न गंगा के मैदान, निम्न गंगा के मैदान, ठीक है भैया। और 5वें नंबर पर यदि मैं बात कर लेता हूं तो 5वें नंबर पर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, ठीक है, राजस्थान के सेकंड ग्रेड के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से भारतीय मैदानों को, निम्न में से भारत के जो मैदान हैं उनका निम्न में से कौन सा वर्गीकरण नहीं है, ठीक है। वहां 4 इनमें से लिखे हुए थे और 5वें ऑप्शन में एक अलग चीज लिखी हुई थी, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो निम्न में से पूछ लिया जाएगा कौन सा इन मैदानों का भाग है या कौन सा इन मैदानों का भाग नहीं है। यदि ऐसा क्वेश्चन बनेगा तब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भारत में मैदानों को कितने भागों में बांटा गया है, सीधी सी बात भैया, ठीक है। इतने भागों में बांट दिया है। एक एक की मैं चर्चा कर लेता हूं, थोड़ा थोड़ा सा इनमें है क्या चीज उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पंजाब हरियाणा के मैदान है, पंजाब हरियाणा के मैदान है, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो ये सतलज नदी है इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, ये जो पंजाब हरियाणा में जहां जहां पर बह रही हैं भैया, वहां पर इनके द्वारा जो भी कंकर पत्थर बजरी के द्वारा जो जमाव से मैदानों का निर्माण हुआ है उनको हमने पंजाब हरियाणा के मैदान बोल दिया है। लेकिन क्वेश्चन यहां से क्या उठता है वो देखिए आप। क्वेश्चन की जब मैं चर्चा करता हूं तो दोआबों का निर्माण यहां पर होता है। जब दो नदियां बह रही हैं और उनके बीच में जब जमाव से कंकर पत्थर बजरी मिट्टी रेत इनके जमाव से मैदानों का निर्माण हो गया है, तो दो नदियों के मध्य के ऐसे निर्मित मैदानों को दोआब नाम दे दिया है हमने। क्या नाम दे दिया है? दोआब नाम दे दिया है। और जब 5 नदियां थी, 5 नदियों के बीच का मैदान हो गया, जिसलिए हमने उसको क्या नाम दे देंगे, उसे हम पंजाब दे देते हैं। ध्यान रखना, तो 2 नदियों के मध्य के मैदान को दोआब बोल दिया है और 5 नदियों के बीच के मैदान को हमने क्या बोल दिया है? पंजाब बोल दिया है। लेकिन आप मुझे बताइए, कोई आपसे पूछ ले कि वर्तमान में भारत में क्या ये पंजाब है, ये 5 नदियों के 5 मैदानों का संगम है, क्या इसमें 5 दोआब हैं? तो आप जवाब देंगे नहीं, वर्तमान भारत के पंजाब में 5 दोआब नहीं है। बोल क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, वर्तमान में जो पहले की मैं बात कर रहा हूं, जो पाकिस्तान वाले हिस्से में चला गया है हमारा कुछ क्षेत्र, उसको यदि मिला लिया जाए तब जाके हमारे ये दोआबों की संख्या 5 होती है, तब ये संख्या पंजाब बनती है। तो एक पंजाब पाकिस्तान में भी है हिस्सा, देखे, तो पंजाब भारत में भी है और पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में भी है। तो पंजाब यानी 5 आब थे, तब उनका नाम हमने पंजाब दे दिया था। लेकिन वर्तमान भारत की स्थिति में देखता हूं तो केवल 4 आब ही हमारे यहां पर स्थित हैं। एक कौन सा दोआब है उसकी मैं चर्चा कर लूंगा, जो जम्मू कश्मीर में है और पाकिस्तान में जा रहा है, वो कौन सा है उसकी भी मैं चर्चा करूंगा, हम इसकी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये हम गंगा के मैदानों की चर्चा कर लेंगे। गंगा के ऊपरी मैदान कौन से हैं, मध्य गंगा के मैदान कौन से हैं, निम्न गंगा के मैदान कौन से हैं, इनमें ही हम देखेंगे कि बांगर क्या है, खादर क्या है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा हम और भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। भूड क्या है, रे क्या है, कल्लर क्या है, गोकुड़ झील का निर्माण कैसे होता है, डेल्टा क्या है, इसमें हम इनकी चर्चा कर लेंगे। और ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के जो मैदान है, ये केवल और केवल किस राज्य में देखने को मिलते हैं? बहुत क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। जब आप स्टेट की
कई सारे स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र के मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, बताइए आप। तो आप देखेंगे कि असम राज्य में सर्वाधिक इस ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों का विस्तार है। एक क्वेश्चन मुझे यहां से और देखने को मिलता है। क्या क्वेश्चन देखने को मिलता है भैया? एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है, बताइए मुझे। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? आप मुझे कमेंट करके उसको बताएंगे। और वो जो नदीय द्वीप बनता है वो असम राज्य में ही बनता है। इस ब्रह्मपुत्र नदी है इस ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही बनता है। ये क्वेश्चन इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। मैंने जब आपको नदियां पढ़ाई थी तब भी इस द्वीप के बारे में चर्चा की थी, और फिर मैं आपसे कमेंट करके पूछ रहा हूं, आप इसका मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने आपको बता दी हैं, और बाकी कोई भी जो भी रहने वाली बातें हैं शेष बातों को हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इस सतलज, गंगा, यमुना व ब्रह्मपुत्र के मैदानों के पहले भाग को, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं 5 भागों में बांटा गया है। इनको लिखता हूं मैं 5 भागों में, ठीक है, 5 भागों में बांटा है। तो इनको हमने 5 भागों में बांटा है, ठीक। और 5 भाग कौन कौन से हैं? ये हैं भैया, ये 5 भाग है। और इन 5 भाग में सबसे पहले भाग पंजाब हरियाणा के मैदान की मैं क्या कर लेता हूं, चर्चा कर लेता हूं, ठीक है। पंजाब पहले नंबर पर है, पंजाब हरियाणा के मैदान। पंजाब हरियाणा के मैदान। अब आप देखेंगे पंजाब हरियाणा के मैदान की कौन कौन सी बातें हम लिखने वाले हैं। सबसे पहले तो इनका विस्तार कहां है भैया? पंजाब और हरियाणा में है, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं इन मैदानी भागों का विस्तार कहां है, पंजाब व हरियाणा में है, ठीक है। इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, शॉर्ट में ही मैं आपको चर्चा कर लेता हूं विस्तार। और यदि मैं विस्तार देखता हूं तो कहां है, पंजाब प्लस हरियाणा। कैसे हुआ है विस्तार ये भी देखिए। सिंधु नदी और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उन नदियों के द्वारा इन मैदानों का निर्माण हुआ है, ठीक। सिंधु प्लस, अरे सतलज नदी किसकी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। तो देख लेते हैं, सिंधु प्लस सहायक नदियां, सिंधु प्लस इसकी सहायक नदियां हैं। इन नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है भैया ये, ठीक। इन नदियों के द्वारा क्या है? निर्मित मैदान है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, ये देखिए। आप याद रखना कि जब दो नदियों के बीच में उपजाऊ क्षेत्रों का निर्माण हो जाता है उससे हम दोआब के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी भी मैं चर्चा यहां कर लेता हूं। इसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि दो नदियों के मध्य में उपजाऊ मैदानों को दोआब कहा जाता है। मैदानों को दोआब कहते हैं या दोआब कहा जाता है, दोआब कहा जाता है, ठीक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तब आप देखेंगे कि हमारे यहां से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं, ठीक। अब आप देखेंगे, हम देखते हैं कि 4 दोआब हैं वो तो वर्तमान में भारत में है, और एक दोआब है वो वर्तमान में भारत की स्थिति में नहीं है, अर्थात वो जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान वाले एरिया में है, ठीक है। इसकी भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन प्राचीन समय से हम देखेंगे तो पंजाब में 5 आबों को पढ़ते हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, सतलज। ये 6 नदियां हैं। 6 नदियों के बीच में ही तो 5 स्थान बनेंगे। आप देखिए, ये 2 नदियां हैं, इनके बीच के मैदानी भाग को एक दोआब बन गया, यहां से दूसरा दोआब बन जाएगा, यहां तीसरा दोआब, यहां चौथा दोआब, और एक नदी और आएगी तब 5 दोआब बन जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब 6 नदियां चाहिए, और 6 नदी हो गई हमारी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक। अब किन किन नदियों के बीच उस दोआब को क्या नाम दिया गया है, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और वही अपन को क्या करता है भैया, यही अपन को सीखना है। तो देखिए, आप एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, उसके द्वारा इसके
सारे जो क्वेश्चन है वो क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो इन दोआबों की हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, दो नदियों के मध्य में उपजाऊ मैदानी भाग को दोआब कहा जाता है, जो कि निम्न है, जो निम्न है। ठीक है भैया, जो कि निम्न है। जो निम्न प्रकार हैं। अब निम्न प्रकार कौन कौन से हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले मैं आपको ये नदियां बना देता हूं। ये देखिए, ये एक नदी आ रही है हमारी सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु, सिंधु नदी है। देखिए, यदि आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप अपने वीडियो लेक्चर की क्वालिटी बढ़ा लें भैया। ठीक है, ये सिंधु नदी आ गई है। अब हम देखते हैं दूसरी नदी। इस सिंधु नदी है और सिंधु नदी में डायरेक्ट आके मिल रही है, वो कौन सी नदी आ रही है भैया? ये आ रही है हमारी चिनाब नदी। कौन सी नदी आके मिल रही है? चिनाब। ठीक है, सिंधु। आप यदि आपको ये समझ नहीं आ रहे हैं तो पुनः आपसे निवेदन है, नदियां वाला टॉपिक जाकर के देखें। वहां पर मैंने एक एक नदी को बहुत विस्तार से आपको पढ़ाया है, एक एक चीज वहां से आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, अब हम देखेंगे सिंधु, यहां से झेलम आके इसमें मिली है, झेलम। ठीक, झेलम नदी चिनाब में आकर मिल गई है और चिनाब में ही आके कौन सी मिली है? रावी नदी। ठीक है, चिनाब में ही कौन सी नदी आके मिली है? ये रावी नदी है भैया। इसका यहां आके विलय हो जाता है रावी। कौन कौन सी हो गई? सिंधु हो गई, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई और ब्यास और सतलज दो नदियां बची है। कौन सी है? ब्यास और सतलज दो नदियां हैं, वो आके बची हैं। बाकी इनको भी हम लिख लेते हैं तो मैदानों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ब्यास और सतलज। ये कलर ले लेता हूं। ये देखिए, ये नदी है हमारी, ये है हमारी सतलज नदी और सतलज नदी की एक सहायक नदी है ब्यास नदी। ठीक, कौन सा कलर लूं मैं, आप बताएंगे? ठीक है, ये कलर ले लेता हूं। ठीक, और यहां से ये जो नदी है ये कौन सी थी? हमारी ब्यास नदी। अब आप देखेंगे, यह है हमारी सिंधु नदी। चलो इसको इधर बना देता हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। सिंधु नदी है, इसको उठा करके इधर बना देता हूं मैं, सिंधु नदी यहां लिख देता हूं। देखिए, ये 6 नदी है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन 6 नदी की कैसी कैसी विशेषताएं हैं वो सारी मैंने आपको इसमें बता दी है। ठीक है, यहां से हमारे दो तरह के क्वेश्चन भी क्लियर होते हैं। देखिए, इस सिंधु नदी में मैंने आपको नदियों में बहुत विस्तार से बता दिया है, पुनः एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं। आप देखिए, सिंधु नदी है इस सिंधु नदी में डायरेक्ट जाके मिलने वाली मुख्य रूप से सहायक नदी तो है चिनाब नदी। ठीक है, इस चिनाब नदी में कौन कौन सी नदियां आ रही हैं? उत्तर से आ रही है झेलम नदी और इसमें दक्षिण से आ रही है रावी नदी। इसमें एक और नदी आ रही है सतलज नदी और सतलज नदी में आके मिल रही है ब्यास नदी। इस प्रकार हम देखते हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 6 नदियां हैं। ये हमारी भैया चित्र में हमने दिखा दी है। अब आप देखेंगे इस दोआब को क्या नाम दिया है? ये देखिए, आप इस जो दोआब को नाम दिया है, यानी ये सिंधु नदी है और ये झेलम नदी है, इन दो नदियों के बीच में जो ये मैदान है, इस मैदान को क्या नाम दे दिया है आप ये देखेंगे। ठीक है, सिंध सागर इसका नाम है। क्या नाम है भैया? सिंध सागर इसका नाम है, सिंध सागर इसका नाम है। यानी यहां पर ये दोआब है, इसका नाम है, यानी जो मैदान बन गया है इसका नाम है सिंध सागर। क्या नाम है? सिंध। आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं इसको बिल्कुल याद करवाने वाला हूं, बिल्कुल यहीं से आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। अभी आप मैं जो बता रहा हूं केवल आप उस पर नजर रखेंगे। ठीक है ना भैया, ये सिंध सागर इस मैदान का नाम दे दिया है। इसके अलावा आप देखेंगे इस मैदान को क्या कहा गया है? इस मैदान को दिया कहा गया है चाज, इसको कहा गया है रिचना। ठीक है, तो डॉटेड के बजाय मैं इसको कंप्लीट ही कर देता हूं ताकि आपको एक एक चीज है बिल्कुल क्लियर दिखे। ठीक है, यहां से इसको मैं कंप्लीट ही कर देता हूं ताकि आपको इस मैदान है बिल्कुल क्लियर दिखे। देखिए, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के मैदानों को सिंध सागर दोआब बोल दिया गया है और झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच के इस दोआब को हमने चाज बोल दिया है।
चिनाब नदी और रावी नदी के बीच के इस दोआब को हमने रचना बोल दिया है। इसके अलावा देखिए, इसको बोला गया है बारी, इसको क्या बोला गया है, बारी, और इसको बोला गया है बिस्त। इस मैदानों को क्या बोला गया है, बिस्त। अब आप याद रखेंगे कैसे, देखिए सिंधु नदी और झेलम नदी है, दो नदियों के बीच में जो ये मैदान बने हैं, उपजाऊ क्षेत्र बने हैं, इनको दोआब नाम दिया गया है। और कौन सा दोआब कहा गया है, सिंध सागर दोआब नाम दिया गया है। पुनः आप याद रखेंगे कि झेलम नदी है, चेनाब नदी है, झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच में जो दोआब बना है भैया, इसका नाम है चाज। क्या है, चाज इसे कहा जाता है। इसके अलावा चिनाब नदी है, ये हमारी रावी नदी है। चिनाब नदी और रावी नदी के बीच में जो ये दोआब बना है, इसे हम रचना कहेंगे। क्या कहेंगे, रचना कहा जाता है। और रावी नदी, और ये हमारी रावी नदी है, और ये कौन सी है, ब्यास नदी है। इन दोनों के बीच में जो ये मैदान बने हैं, इसको हम बारी कहा जाता है। इस दोआब को क्या कहा जाता है, बारी कहा जाता है। और ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच में जो ये दोआब बना है, इसे विस्त कहा जाता है भैया। क्या कहा जाता है, इसे विस्त कहा जाता है। तो आपको ये बिल्कुल याद ही रखना है, ठीक है। अब आप देखेंगे, पुनः इसको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आप कैसे याद करेंगे, इधर देखेंगे। सबसे पहले आपकी ये सारी चीजें हैं, ये बिल्कुल क्लियर होने वाली है, ठीक। देखिए, मैं इधर की साइड आपको याद करवा देता हूं, आप इधर याद रखेंगे। सबसे पहले आप लिखते हैं सिंधु, ठीक है, 6 नदियां लिख लेते हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक। ये 6 नदियां हो गई हैं। अब इन 6 नदियों के बीच में जो ये दोआब बने हैं, इन दोआबों को अपन को याद करना है। कैसे याद करना है, जरा कान खोल के आप बैठ जाएंगे तो आपको सारे दोआब हैं वो बिल्कुल यहां से क्लियर होने वाले हैं। आप देखेंगे, सिंधु नदी और झेलम नदी, दोबारा याद रखेंगे, सिंधु नदी है और झेलम नदी है, इसके बीच में जो दोआब बना है उसे बोल दिया गया है सिंध सागर। कौन सा दोआब है, सिंध सागर दोआब बोल दिया गया है। अब आप याद रखेंगे, देखिए सिंध सागर ये हो गया है। झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच में है चाज, झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच में है चाज। तो अब आप कैसे याद रखेंगे, देखिए इस चिनाब में से उठा लिया च और इस झेलम में से उठा लिया भैया झ। इसका मतलब च और झ से मिलकर के इस दोआब का नाम दे दिया है चाज। क्या नाम दे दिया है, चाज। अब आपको समझ में आई होगी बात, आखिर ये दोआब का नाम चाज क्यों रखा गया है। इसको देखिए, ये चिनाब नदी है और ये रावी नदी है, यानी यहां चिनाब नदी है और रावी नदी है। इनके बीच के इस दोआब को या उपजाऊ क्षेत्र को क्या बोल दिया है, रचना बोल दिया है। क्यों नाम बोला गया है, इधर देखिए, ये चिनाब है और रावी है, तो रचना क्यों बोला गया है। रे तो यहां से ले लिया है रावी में से, और च और ने कहां से उठा लिया है, इस चिनाब में से उठा लिया भैया। तो रे, च और ने से रचना नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है भैया, रचना इस दोआब का नाम दे दिया है। कैसे इन दोआबों का नाम पड़ा है मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, आपको सारी चीजें क्लियर यहां से होने वाली हैं। अब आप देखेंगे रावी नदी और ब्यास नदी, ये रावी नदी है, ये ब्यास नदी है। इनके बीच के मैदान को हमने, सॉरी, इनके बीच जो ये उपजाऊ क्षेत्र है या दोआब है, इसे बारी बोला गया है। क्यों बोला गया है, देखिए ब्यास में से आगे उठा लिया है बे और रावी में से आगे उठा लिया है रा, तो रा और यहां से बे, तो बे और रा यानी बारी। क्या उठा दिया है भैया, इसको बारी बोला गया है। इस दोआब को क्या बोला गया है, बारी बोल दिया गया है। और ऐसे ही देखेंगे हम, ये ब्यास है और ये सतलज है, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, ये ब्यास है, ये सतलज है, तो यहां से बे और यहां से और ते, यानी बे और से ते, इसका मतलब विस्त। क्या बन गया है, विस्त। आप एक बार याद रखेंगे, मैंने जिन अक्षरों के नीचे मैंने लाइन की है, इसका मतलब इनसे मिलकर इनका निर्माण हुआ है। देखिए सिंधु और झेलम, ये सिंध सागर है, इसका नाम थोड़ा सा आपको याद रखना है। यही वो दोआब है जो भारत में स्थित नहीं है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान में स्थित है। अब फिलहाल में यदि पूछा जाए पंजाब में, तो केवल ये 4 दोआब ही स्थित हैं। पुनः याद रखना, लिख सकते हैं यहां पर आप करके कि ये 4 दोआब ही पंजाब में स्थित हैं। ये जो दोआब है सिंध सागर दोआब, ये भारत में स्थित नहीं है, पंजाब में स्थित नहीं है। अब आप देखेंगे इनका नाम कैसे पड़ा है,
यहाँ झेलम चिनाब, तो नीचे से उठाएंगे, च यहां से, जय यहां से, तो चार्ज। ठीक है, इसका नाम क्या है? चिनाब नदी रावी नदी के बीच कौन कौन सा क्षेत्र बना है? ठीक है, कौन से विश्व दोआब का निर्माण हुआ है? तो आप देखेंगे यहां से रा और यहां से क्या उठा लिया है हमने, यहां से रे और यहां से च और न, तो रिचना हो गया है। देखिए रे च न से रिचना हो गया है। इधर से देखेंगे रावी और ब्यास, तो यहां से बे और यहां से रे यानी बारी। तो ये आपको याद नहीं करने हैं, एग्जाम में जो भी दे ऐसे मिला के देख लेना है, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहां से ब्यास और सतलज दे, तो यहां से आप देखेंगे क्या बे और यहां से देखेंगे सतह यानी विस्त। ठीक है, तो ये जब भी आपसे पूछा जाए कि किन नदियों के बीच में जो ये दोआब है उनका नाम क्या है, तो आपको बिल्कुल ही याद नहीं करने हैं, बिल्कुल रटने नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको बताया है ऐसे पहले पहले अक्षर इनके मिला के आप मिलान कर लेंगे, तो यह आपको क्या समझ में आ जाएंगे भैया कि दोआब कौन कौन से हैं। ठीक है, यह आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आने वाले हैं। इसके अलावा कुछ 2-3 शब्द हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, 2-3 आपको शब्द याद रखने हैं। आप मुझे बताएंगे, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे भैया बेट क्या होता है। आप मुझे बताएंगे बेट, ये शब्दावली भी कई बार पूछ ली जाती है, ध्यान रखना, इस बात को हमेशा याद रखना। ज्योग्राफी के संदर्भ में आपसे शब्दावली कभी भी पूछी जा सकती है कि बेट क्या होते हैं। ठीक है, चो क्या होते हैं, ये आपसे शब्दावली है भैया, ये आपसे बिल्कुल पूछी जा सकती है, तो बेट आप मुझे बताएंगे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आप मुझे चो बताएंगे कि चो किसे कहा जाता है। ठीक, चो और बेट है, ये क्या है? चो को आप समझाइए भैया, बेट है इसको आप समझाएंगे, आखिर इनमें कहां कहां आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम देखते हैं बेट क्या होते हैं। बेट क्या होते हैं? बेट क्या होते हैं भैया? ये सबसे पहले तो दोनों पंजाब और हरियाणा में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? पंजाब प्लस हरियाणा में। तो पंजाब प्लस हरियाणा में क्या होता है? पंजाब प्लस हरियाणा में जब नदियां प्रवाहित होती हैं, जब नदियां प्रवाहित होती हैं, तो नदियों के जब प्रवाहित क्षेत्र में, इन मैदानी क्षेत्रों में जब बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को बेट कहा जाता है। पुनः आपको याद रखना है, पंजाब व हरियाणा में नदियों के द्वारा इन उपजाऊ क्षेत्रों में या उपजाऊ नदियों के द्वारा इन जब भागों में, मैदानी भागों में बाढ़ आ जाती है, तो उन बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को हम बेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेट कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि यहां यहां कहां? पंजाब प्लस हरियाणा में है ना, तो पंजाब प्लस हरियाणा में नदियों द्वारा मैदानी भागों में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं भैया, इन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को क्या बोला जाता है? इनको बेट कहा जाता है। ध्यान रखना, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, इनको तो बेट कहा जाएगा। और इन मैदानी क्षेत्रों में जब नदियां जा रही हैं, बह रही हैं, तो क्या करते हैं? इन मैदानी क्षेत्रों में गड्ढों का निर्माण हो जाता है। इन गड्ढों को भैया चो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चो कहा जाता है। एक एग्जाम में तो यहां तक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि भारत में सर्वाधिक चो कहां बनते हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर भैया था कि पंजाब के होशियारपुर जिले में सर्वाधिक चो देखने को मिलते हैं। लोग तो यही घबरा के रह गए कि चो क्या है? CHO, चो। ध्यान रखना, इसको आप इंग्लिश वाले भी याद रखें, CHO, चो। ठीक है भैया, इसका मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया है, CHO यानी इन नदियों के द्वारा, जब नदियों के द्वारा मैदानी भागों में जो गड्ढे बना दिए जाते हैं, उनको पंजाब हरियाणा में चो कहा जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे नदियों के द्वारा कहां पर? पंजाब हरियाणा में, नदियों द्वारा पंजाब हरियाणा में नदियों द्वारा मैदानी भागों में ठीक है, नदियों द्वारा पंजाब हरियाणा के मैदानी भागों में निर्मित गड्ढे, निर्मित गड्ढों को क्या कहा जाता है भैया? चो कहा जाता है।
चो। तो नदियों के द्वारा मैदानी भागों में निर्मित गड्ढों, इन गड्ढों को हम चो कह देते हैं। और सर्वाधिक चो हम कहां देखते हैं भैया, ध्यान रखना, इन चो हम सर्वाधिक प्रधानता इनकी पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में हमको देखने को मिलती है। इनकी सर्वाधिक प्रधानता यहां में लिख दो। इनकी सर्वाधिक प्रधानता किसकी भैया, इन चो की, है ना। इनकी सर्वाधिक प्रधानता, इनकी सर्वाधिक प्रधानता पंजाब के होशियारपुर जिले में, पंजाब के होशियारपुर जिले में देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम देखते हैं इन चो है, ये चो की सर्वाधिक प्रधानता भैया पंजाब के पंजाब के होशियारपुर जिले में हमको सर्वाधिक देखने को मिलती है इंडिया में। बस आपको ये याद रखना है, इतना आपको यदि याद है तो आप याद रखना भैया, आपका जो ये पहला वाला पोर्शन जो मैंने आपको पढ़ाया है, कौन सा पहला वाला भैया, ये पंजाब हरियाणा के मैदान, ये पंजाब व हरियाणा के मैदान यहाँ पर क्लियर आपके हो जाते हैं। पंजाब व हरियाणा के मैदान है भैया, यहां पर क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, जहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है भैया, तो ये आपको पंजाब व हरियाणा के मैदान है, आज मैंने आपको इस क्लास में कंप्लीट करा दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मैं जैसे जैसे पूरा सिलेबस करवा रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स तैयार कर रहे होंगे। पुनः ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लगातार पूरी क्लासेज ले रहे होंगे, इनके प्रॉपर नोट्स तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल प्रमाणिक पढ़ा रहा हूं। पूरी एनसीईआरटी का इसमें निचोड़ है, जितने भी आज तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे मैंने यहाँ पर मर्ज कर दिए हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी कोचिंग संस्थान में यहाँ से बेहतर आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। पुनः आपसे आश्वस्त कर देता हूं, ठीक है। विश्वास नहीं है तो जितने भी चैप्टर हमने अभी तक पढ़े हैं वो चैप्टर आप किसी भी कोचिंग संस्थान के नोट से मिला करके देखें, आप बिल्कुल पाएंगे कि हमारे सबसे अच्छे, बिल्कुल समझे हुए, बेहतरीन तरीके से और एकदम उनसे भी ज्यादा इसमें कंटेंट हमारे पास है। ठीक है, तो हमारी ताकत हमारा कंटेंट है, बिल्कुल आप देखेंगे एकदम प्रमाणिक, सबसे ज्यादा, और एग्जाम में जहां से सर्वाधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ऐसा कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम यही पढ़े हैं, कल की क्लास में ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा तीनों को मैं एक साथ पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तीनों को भैया इसमें मैं आपको स्पष्ट है इनको क्लियर कराने वाला हूं। इसमें ही हम देखेंगे कि बांगर क्या है, इसी में हम देखेंगे खादर क्या है, इसी में हम देखेंगे भाबर क्या है, तराई क्या है, भूड क्या है, रे क्या है भैया। इसमें हम देखते हैं गोकुड़ झील का निर्माण कैसे होता है, इसमें हम देखते हैं भैया डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। ये सारी चीजें हैं हम इनमें देख लेने वाले हैं, और लास्ट में हम देख लेंगे ब्रह्मपुत्र के मैदान। इस प्रकार हमारा ये तीसरा जो ये जो विभाजन वाला हिस्सा है ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, भौतिक प्रदेश वाला हिस्सा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे पुनः यह आश्वस्त करता हूं, जो भी मेरे साथी लगातार मुझे देख रहे हैं मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उन्हें यह आश्वस्त करता हूं कि ये जो हमारी श्रृंखलाएं चल रही हैं, जो भी नए विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें मैं यह आश्वस्त करूं ताकि उन्हें थोड़ा सा विश्वास हो कि हम आपको इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स करा रहे हैं। अभी ये हमारी जो श्रृंखला है ये लगातार चलती आ रही है, इसमें लगातार हम भारत की झीलें पढ़ चुके हैं, भारत की नदियां विस्तार से पढ़ चुके हैं, भारत में ऊर्जा संसाधन को विस्तार में पढ़ चुके हैं, भारत में खनिजों को पढ़ चुके हैं, भारत में हम कृषि को पढ़ चुके हैं, और हमने ये भारत का भौतिक विभाजन है भैया, इस भौतिक विभाजन में हिमालय को विस्तार से पढ़ लिया है हमने। जितने भी प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय पठार थे, उनका विस्तार से चर्चा कर लिया है। और तीसरे नंबर पर भारत में कितने मैदान हैं, इन सभी मैदानों की हम चर्चा कर रहे हैं।
जिसमें सबसे पहले मैंने आज आपको पंजाब हरियाणा के मैदान है, इनमें 2 आव कौन कौन से बनते हैं उसकी चर्चा कर ली है। यानी पंजाब है, पंजाब में 5 आव बनते हैं, वो कौन से हैं, 5 का नाम लिख लिया है। वर्तमान में भारत में 4 हैं, एक वर्तमान में नहीं है। कहां है, जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान वाले हिस्से में है, ये आपको याद रखना है। कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा। इसमें मैं आपको बांगर, खादर, ठीक है, भावर, तराई, इसके अलावा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्या भूड, रेह, कल्लर। इसके अलावा क्या हो गया हमारा, कैसे गोकुड़ झील का निर्माण होता है और कैसे डेल्टा का निर्माण होता है, सारी चीजें इसमें से क्लियर होने वाली है। ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में चर्चा करने वाला हूं। असम में ब्रह्मपुत्र के मैदानों का निर्माण होता है। माजुली द्वीप ऐसा है जो विश्व में सर्वाधिक नदीय द्वीप है, यानी किसी नदी के द्वारा यदि सबसे बड़ा कोई द्वीप बनाया गया है, माजुली द्वीप है, असम राज्य में स्थित है। जब ब्रह्मपुत्र की नदी हिमालय से लेकर के नीचे हम देखेंगे मेघालय का पठार यानी गारो, खासी, जयंती और हिमालय के बीच में बहती है, तो सक्रिय जब रूप में बहती है, वहां पर सबसे बड़ा द्वीप बनता है माजुली द्वीप। आप देखेंगे वर्तमान की स्थिति में तो असम का एक राज्य भी इसे घोषित कर दिया है माजुली जिला। असम राज्य का एक जिला भी इसे घोषित कर दिया है माजुली को, जिसे माजुली जिले के रूप में हम जानते हैं। इतनी सारी चीजें हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। पुनः आपको आश्वस्त कर दूं, जो भी विद्यार्थी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उन्हें यह विश्वास दिला दूं कि आप पेड कोर्स के पीछे भागते हो। आप याद रखना आप लगातार यहां से इस सरल भूगोल से ज्योग्राफी सीख रहे हैं, तो आपको किसी भी कोचिंग संस्थान में जाने की जरूरत नहीं है। आपको विश्वास नहीं है, मेरा कोई भी एक टॉपिक जो आपको लगे कि ये टॉपिक ऐसा है जो मुझे पढ़ना है, वो मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे आप चैनल के में। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप उस टॉपिक को उठाएंगे और जितना टॉपिक पूरा है उस पूरे टॉपिक को देखेंगे। ध्यान रखना, पुनः आपको आश्वस्त करूं, पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ने के बाद आप क्या करें, एमसीक्यू क्वेश्चन करके देखेंगे, तो आप देखेंगे आपके सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम में आए क्वेश्चंस हैं वो सारे यहां से हो रहे हैं। ये मेरा दावा रहने वाला है, एक एक चीज आपके समझ में आने वाली है, ठीक है। तो आप केवल एक वीडियो के आधार पर मेरा आकलन नहीं करें, ठीक है। पुनः आपको आश्वस्त करूं, कोई एक टॉपिक पूरा पढ़े, उसके बाद की गारंटी मैं आप पे छोड़ देता हूं, क्योंकि आप पूरे टॉपिक पर बाद में पढ़ेंगे, इतना मुझे विश्वास है। क्योंकि हमारा कंटेंट में दम है, हमारी मेहनत में दम है, हमारी जितनी भी टीम है ये लगातार आपकी सेवा में लगी हुई है। पुनः आपका इस चैनल में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, ठीक है। बाबा भोलेनाथ आप पर आशीर्वाद बनाए रखें, अपनी ऐसी कृपा करें कि आप एकदम मस्त रहें, खुश रहें, प्रसन्नचित रहें, जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाए, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। हम इस शेष को यहीं से चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।